हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बोर्ड सीरीज में एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 2 में कैपेसिटर और एसी के न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना ज़रूरी है। और ये जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं आपको वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। वेव ऑप्टिक्स को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक करा है। पहले में मैं आपको कराऊंगा हाइगन्स प्रिंसिपल, उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो नहीं बोल सकते हैं पर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए ज़रूरी है पता होना। उसके बाद मैं आपको इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अपने अगले वीडियो में, और उसके अगले वीडियो में मैं आपको कराऊंगा डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है। अब हाइगन्स प्रिंसिपल जो है ये थ्योरी वाइज ज़्यादा वेटेज रखता है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल में आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए बेटा, ये वाली बातें ध्यान रख लें। एक तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वेव फ्रंट की डेफिनेशन याद कर लें। तो वेव फ्रंट क्या होता है? ऑल द पॉइंट्स दैट आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, अगर उनको हम लोग जोड़ दें तो सरफेस को हम वेव फ्रंट बोल सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन क्या आता है? वेव फ्रंट बनाने का सवाल आता है। जैसे ये लोग बोल देंगे पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा है? तो ये पीवाईक्यू में आ चुका है कि पॉइंट सोर्स का इन्होंने आपसे वेव फ्रंट पूछा। ये आया अपना सीबीएसई दिल्ली 2009 में कि यार पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट बता दो। तो आपको पता है पॉइंट सोर्स से जो है चारों दिशाओं में वेव निकलती है इस तरीके से, और ये जो है ये है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये हमारे पास क्या हो गया? स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिए इसमें इंटेंसिटी का और डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है, वो ये होता है, और एम्पलीट्यूड का और डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है, ये होता है। पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ पूछा नहीं जाता है, वो मैंने यही जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, तो आप लोग याद कर लें स्फेरिकल वेव फ्रंट। एक लाइन सोर्स का कैसा होता है? जैसे बेटा बहुत लंबा कोई ट्यूबलाइट है जो खत्म ही नहीं हो रही, अरे चार्ज कैसे डाल रहा हूँ मैं इस पर, एक ट्यूबलाइट है जो खत्म ही नहीं हो रही, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसा होगा बेटा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है। और जैसे पीवाईक्यू में जो आया था वो मैं आपको बताता हूं। पीवाईक्यू में क्या आया था? ये तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट वाला तो उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने आपसे ये पूछा था कि एक कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, इसके फोकस पे एक पॉइंट सोर्स पड़ा है। क्या पड़ा है? पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से लाइट कैसे निकलेगी? इस तरीके से निकल गई। अब ये जो लाइट है ये कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल। ये तो आपको पता है, रे ऑप्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। तो कोई भी फोकस पे अगर कोई सोर्स पड़ा हो या कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसमें से निकलने वाली रेज कॉन्वेक्स लेंस के अंदर से गुजरने के बाद कैसी हो जाती हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसी हो गई आपकी रेज। अब बात ये आती है कि शुरुआत में वेव फ्रंट कैसा था? ऐसा स्फेरिकल। ठीक है। अब क्या होएगा बेटा, कई बार ऐसा हो सकता है, सुनना बात ध्यान से, जैसे हम वेव फ्रंट पे भी अटक गए तो वेव फ्रंट की ही बात कर लेते हैं कि रेज ऐसे जा रही हूं। ठीक है। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बच्चों को ये तो पता होता है इसमें या तो ऐसा बनता है या फिर ऐसा बनता है। तो बेटा ये बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर ये आपका वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट की खास बात क्या होती है? वो रेज के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो ये देखिए, ये जो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना। ये 90 डिग्री है क्या? नहीं है ना। तो ये वेव फ्रंट नहीं है। तो आपको ये तो पता है कि अगर रेज ऐसी हो तो या तो ऐसा बनता है या फिर ऐसा बनता है। तो उन दोनों में से कौन सा चूज करना है? जो 90 डिग्री एंगल बना रहा हूं, यानी ये हमारा वेव फ्रंट है। यहां पर आप देखिए मैंने जो चूज करा है वो कितना एंगल बना रहा है हर एक पॉइंट पे? 90 डिग्री। तो शुरुआत में पॉइंट सोर्स से निकलने वाला कैसा वेव फ्रंट था? स्फेरिकल। अब मिरर से टकराने के बाद रेस कैसी हो गई? पैरेलल। तो हमारा वेव फ्रंट भी कैसा हो गया? प्लेनर। बस बात खत्म। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या चेंज आएगा। वैसे उन्होंने तो बस ये बोल दिया था कि एक पॉइंट सोर्स फोकस पे रखा है। बताओ कि जब लाइट रेस कॉन्वेक्स लेंस में से पास हो जाएंगी तो वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? तो आपको बोलना है प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि लाइट रेस प्लेन हो गई, लाइट रेस पैरेलल हो गई। पैरेलल होने की वजह से ये देखिए प्लेनर वेव फ्रंट कितना एंगल बना रहा है हर रे से? 90 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है वेव फ्रंट जो है वो एक सरफेस होता है ऑफ कांस्टेंट फेज, है ना। ये जो सरफेस है ये परपेंडिकुलर होता है रेज से। तो पीवाईक्यू में एक सवाल ये भी आया था कि वेव फ्रंट और रे में क्या फर्क है।
तो रे हमको बताती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। रे हमको क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और वेव फ्रंट क्या होता है? सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। वेव फ्रंट हमेशा रेस के परपेंडिकुलर होता है ना? बात क्लियर हो गई? तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। और क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। अगला इन्होंने ये बोला कि जैसे सन है, सन से रेज आ रही हैं, तो सन पॉइंट सोर्स जैसा ही तो हो गया, तो इसी को अपन ले लेते हैं। तो जैसे अपना ये पॉइंट सोर्स वाला जो पार्ट है, इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलता है पॉइंट सोर्स से, ये बात हमको पता है। ठीक, आप समझ गए कि वेव फ्रंट किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब इन्होंने ये कहा यहां पर है सन और यहां पर है अर्थ। अर्थ को ये वेव फ्रंट कैसा दिखेगा? तो आप बोलेंगे सर ये वेव फ्रंट जब अर्थ तक पहुंचेगा तो ऑब्वियसली तब भी तो ये स्फेरिकल ही रहेगा, क्योंकि अगर वेव फ्रंट स्फेरिकल है तो अर्थ को भी स्फेरिकल ही दिखेगा। तो आप लोग एक बात सोचो, आप लोग अर्थ पे खड़े होते हो, अब आप देख सकते हो कि अर्थ तो स्फेरिकल है, पर आपको अर्थ कैसा लगता है? फ्लैट। कैसा लगता है? फ्लैट। तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका साइज रेडियस से बहुत छोटा हो, ये जैसे अर्थ का रेडियस है, ये रेडियस अगर आपके लिए बहुत बड़ा हो गया तो रेडियस आपको लगभग कैसा लगेगा? इन्फिनिटी। और ये जो गोलाकार चीज है वो आपको कैसी लगने लग जाएगी? प्लेन। सेम लॉजिक आप यहां पर अप्लाई कर दें। वैसे तो ये वेव फ्रंट स्फेरिकल है, पर क्योंकि अर्थ बहुत ही छोटा है इस वेव फ्रंट के सामने, अर्थ बहुत ही छोटा है, तो अर्थ को ये वेव फ्रंट कैसा लगता है? प्लेनर। अर्थ को ये वेव फ्रंट कैसा लगता है? प्लेनर। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सन से आने वाली रेज जो होती हैं वो अर्थ तक जब पहुंचती हैं तो वो पैरेलल आती हैं। कैसी आती हैं? पैरेलल। क्यों पैरेलल क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि वेव फ्रंट को हमने कैसा बता दिया? प्लेनर। तो वेव फ्रंट जब प्लेनर होगा तो रेज उसके परपेंडिकुलर यानी पैरेलल चलेंगी। बात क्लियर हो गई क्या आपको? इसीलिए हम लोग रे ऑप्टिक्स में कहते हैं कि अर्थ पे जब रेस पहुंचती हैं सन से तो वो होती हैं पैरेलल और वेव फ्रंट होता है प्लेनर। बात क्लियर हो गई? क्योंकि अर्थ का साइज बहुत ही छोटा है इस स्फीयर के सामने। दैट इज व्हाई दिस स्फीयर इज परसीव्ड एज अ प्लेन बाय द पीपल लिविंग ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया सीबीएसई दिल्ली 2009 का। और क्या सवाल है? एनसीईआरटी के ही सवाल है ये सारे जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। कॉम्पिटिटिव में थोड़े इधर उधर के सवाल और बन सकते हैं वेव फ्रंट हाइगेन्स प्रिंसिपल में, पर यहां पर तो यही सवाल आते हैं कि जैसे ये प्रिज्म है, थिन प्रिज्म। अब ये एक वेव फ्रंट आया जो कि आप देख सकते हैं प्लेनर है। आप बोलेंगे सर लाइन क्यों बना रहे हो? अरे बेटा ये है तो यही चीज, लेकिन इसी को दिखाने के लिए मैंने लाइन बना दी। ये बना दी मैंने लाइन, ठीक है। ये प्लेनर वेव फ्रंट हो गया, ये वेव फ्रंट है अपना। अब प्रिज्म क्या करेगा? लाइट रेस को डेविएट कर देगा इस तरीके से। तो अभी भी वेव फ्रंट कैसा रहा? प्लेनर रहा, बस थोड़ा सा बेंड हो गया। देखो ना आप, कुछ एंगल बेंड हो गया, पर अभी भी कैसा है? प्लेनर है। तो ये वाली बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक प्लेनर वेव फ्रंट प्रिज्म में से गुजरने के बाद भी कैसा रहता है? प्लेनर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक वेव फ्रंट है जो कॉन्वेक्स लेंस में से पास हो गया, प्लेनर वेव फ्रंट ही कॉन्वेक्स लेंस में से पास हो गया, तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्लेनर वेव फ्रंट आ गया, ये आ गया प्लेनर वेव फ्रंट। अब लेंस क्या करेगा? इकट्ठा कर देगा रेस को फोकस पे। अब वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? या तो ऐसा या फिर ऐसा। अब मैंने आपसे क्या बोला है यार, खुद भी इतना कॉमन सेंस रख लो, 90 डिग्री तो यही बना रहे हैं ना, ये 90 डिग्री है क्या? नहीं है ना, यानी ये गलत है। यानी वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल और कन्वर्जिंग, क्योंकि सारी रेस कहां हो रही है? कन्वर्ज हो रही है पॉइंट एफ पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आ गया कि कोई कॉनकेव मिरर अगर हमारे पास है, ये तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया ना अपना। अगला क्वेश्चन मिरर का है। कॉनकेव मिरर पे अगर प्लेनर वेव फ्रंट आकर टकराया तो उसका क्या होगा? कुछ नहीं, वो जो रेज होंगी वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, तो फिर से वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल। बात खत्म। तो न्यूमेरिकल के नाम पर, न्यूमेरिकल तो नहीं आए, ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपके पास आ सकता है। बेटा दैट्स ऑल फॉर हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब बस मैं आपको ये बता दूं कि हाइगेन्स प्रिंसिपल में आपको कौन सी और सी थ्योरेटिकल बातें जो हैं वो याद करनी है, ठीक है। आपको हाइगेन प्रिंसिपल में ये याद करना है कि हाइगेन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये याद करना है हाइगेन प्रिंसिपल क्या कहता है ना। व्हाट इज हाइगेन्स
प्रिंसिपल, व्हाट इज हाइगन्स प्रिंसिपल, इसका जवाब आप लोग दे सकें। तो कोई सोर्स होता है, उसमें से ये रेज निकली, स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको मिल गया। अब उसने आपसे कहा, सोर्स को बीच में रख लें सेंटर ऑफ सर्कल पे, अब उसने आपसे कहा कि हाइगन्स प्रिंसिपल को समझाओ। तो आप क्या कहते हो, इस वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट एक नया सोर्स है, इन सबको आप एक नया सोर्स मान सकते हैं और इनमें से भी आप वेव निकाल सकते हैं। सब में से वेव निकाल दिया आपने, हर पॉइंट को सोर्स मान लिया, सब में से वेव निकाल दी। और कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू दी सेकेंडरी वेवलेट्स, ये जो है इनको सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स तो ये है ना। और इन पे आपने ये ड्रॉ कर दिया कॉमन टेंजेंट, तो ये आपको क्या दे देता है, फ्यूचर पोजीशन ऑफ वेव या फ्यूचर पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो अगर आप वेव फ्रंट पे मौजूद हर एक पॉइंट को एक नया सोर्स मान लें और हर एक पॉइंट से खुद की वेव निकाल दें जिसको सेकेंडरी वेव कहते हैं और उन पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो आपका वेव फ्रंट था ये फ्यूचर में कहां होगा। ये है हाइगन्स प्रिंसिपल, बात खत्म। एक पॉइंट और जो आप ध्यान रखें, हमेशा एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का टाइम कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? टाइम। आप बोलोगे सर स्पीड कांस्टेंट होती है क्या? नहीं। जैसे ये आपका एक वेव फ्रंट है, यहां पे मीडियम आ गया एयर आधी जगह में, और यहां आधी जगह में मीडियम आ गया वाटर, समझ गए क्या? अब ये जो वेव है यहां पहुंच गई, अब ये वाली वेव किस में चलने वाली है? एयर में, तो ये ज्यादा दूर चल पाएगी। और ये वाली वेव किस में चलने वाली है? इस पॉइंट से निकलने वाली वेव वाटर में, तो वो कम दूर चल पाएगी। आपको ये बात समझना है, दोनों ही केस में क्या कांस्टेंट रहेगा? टाइम कांस्टेंट रहेगा। स्पीड चेंज हो जाएगी कब? जब मीडियम चेंज हो जाएगा। जब मीडियम चेंज हो जाएगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन जो चीज कांस्टेंट रहती है वो होता है टाइम। क्या आपने हाइगन्स प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना सीख लिया? मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा, दीज वीडियोज आर नॉट एम्ड फॉर एक्सप्लेनिंग थ्योरी पार्ट, पर थोड़ा बहुत मैंने आपको यहां पर बता दिया। फिर एक सवाल यह था कि हाइगन्स प्रिंसिपल का ड्रॉबैक क्या था? हाइगन्स प्रिंसिपल का ड्रॉबैक क्या था? हाइगन्स प्रिंसिपल का ड्रॉबैक ये था कि जब उसने हर एक पॉइंट को एक नया सोर्स माना और उसमें से वेव निकाली, तो वेव आगे के साथ साथ पीछे के डायरेक्शन में भी चलनी चाहिए थी। और ये जो पीछे वाली वेव होती है इसको हम कहते हैं बैक वेव। क्या कहते हैं? बैक वेव। तो बैक वेव वैसे तो प्रेजेंट नहीं होती हैं, पर हाइगन के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर वेव आगे चले तो पीछे भी चलनी चाहिए थी, तो बैक वेव होनी चाहिए थी। हाइगन से पूछा बैक वेव कहां गई, तो हाइगन बोला मुझे नहीं पता। हाइगन ने सिंपली ये बोल दिया कि जो वेव्स होती हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर होती हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर नहीं होती। हाइगन से पूछा गया क्यों नहीं होती है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो हाइगन बोला मुझे नहीं पता, है ना। बेसिकली ही डिडंट नो द आंसर। और फिर एनसीईआरटी में लिखा है कि द एब्सेंस ऑफ बैक वेव, कि बैक वेव क्यों नहीं होती, कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ मोर रिगरस वेव थ्योरी। यानी बेसिकली एनसीईआरटी ने आपको ये बता दिया कि बैक वेव का गायब होना खतरनाक वेव थ्योरी जो इस बुक के स्कोप से बाहर है उसकी मदद से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यानी बैक वेव क्यों गायब हो गई वो अपन को एक्सप्लेन नहीं करना है, सिंपली अपन को बता देना है कि हाइगन का प्रिंसिपल बैक वेव प्रिडिक्ट कर रहा था पर बैक वेव नहीं होती, दैट इज द डीमेरिट ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। और फिर एक बात और कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में उसने स्नेल्स लॉ n1 बराबर साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन r, ये वाला जो लॉ है वो हाइगन ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। और रिफ्लेक्शन में I इज इक्वल टू आर, ये भी हाइगन ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आते हैं कि हाइगन प्रिंसिपल की मदद से समझाओ रिफ्रैक्शन को और रिफ्लेक्शन को। यहां पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूं। इसमें सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको हाइगन्स प्रिंसिपल से रिलेटेड पता होनी चाहिए थी, और आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हाइगन्स प्रिंसिपल को प्रिपेयर करना है। ये चीजें अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो हाइगन्स प्रिंसिपल से आने वाला कोई भी सवाल आप लोग बहुत ही आसानी से टैकल कर पाएंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा इंटरफेरेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहें मेरे साथ इस चैनल पे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब